नमस्कार, गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आप सभी जानते हैं और हम जो बात कर रहे हैं वो इंडियन इंडियन इकोनॉमी को लेकर हम बात कर रहे हैं और समझ रहे हैं कि जो भारतीय अर्थव्यवस्था है वो क्या है, किस प्रकार आसान बना सकते हैं, फिर किस प्रकार उनमें जो आंकड़े शामिल किए जाते हैं वो है जीडीपी हो गई, जीवीए हो गया या जीएनपी हो गई, फिर हमारे प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र या तृतीयक क्षेत्र, ये जो भी क्षेत्र हैं, ये क्या है, इनकी समझ क्या है, इनको कैसे समझा जाए या इनको कैसे याद रखा जाए, हर एक चीज़ को लेकर, हर एक पॉइंट को लेकर हम बात कर रहे हैं। पिछली क्लास में हमने तीनों क्षेत्रों को लेकर बात की थी और आपको बताया था कि जो क्षेत्र हैं, उनमें जो हिस्सेदारी है वो जीडीपी की कितनी है। आज की हमारी क्लास में हमें देखना है कि जो हमारा देश है, उस देश के अंदर जो रोज़गार है हमारे, उनको सुरक्षित रखना भी तो किसी की ज़िम्मेदारी होगी। अगर एक निजी कंपनी है, वो आपको काम से निकाल देती है, आपको बिना बताए, तो फिर ऐसी कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई करने वाला भी तो कोई होना चाहिए। या हमारे देश में 70 करोड़ लोग, जिनकी हमने पहले बात की थी, और उससे ज़्यादा लोग ऐसे लोग हैं जिनको कभी भी काम ना मिले तो वो भूखे मर जाएँगे, उनको खाने के लिए कुछ ना मिलेगा। ये असंगठित क्षेत्र के लोग होते हैं। ये क्या होता है, ये क्षेत्र क्या होते हैं? आज की क्लास में इन्हीं को समझते हैं। हमने आपके लिए एक शानदार सारणी तैयार की है। उसके माध्यम से आपको क्लियरली सब पता चल जाएगा कि असंगठित क्षेत्र क्या होता है और संगठित क्षेत्र क्या होता है। शुरू करते हैं हम, देर नहीं करते हैं। हमारी जो टॉपिक चल रहा है वो है इकोनॉमिक्स के अंदर, और इसमें जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो है भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक, मतलब किस प्रकार भारतीय अर्थव्यवस्था में क्षेत्रकों को बांटा गया है और किस प्रकार हम इनको अच्छे से समझ सकते हैं। एक होता है इसके अंदर, इनको जो बांटा गया है वो श्रम का एक केंद्र है, ठीक है, श्रम के आधार पर। श्रम के आधार पर कह दो, कार्य के आधार पर कह दो, ये आपके ऊपर है कि आप कैसे समझते हो श्रम के आधार पर। अब देखो, सीधी सी बात है कि दो तरह के क्षेत्र हो सकते हैं श्रम के आधार पर। एक व्यक्ति है जो काम ही नहीं कर रहा है, अब नहीं कर रहा है, उसको किस क्षेत्र में रखेंगे? नहीं रखेंगे, बात खत्म। जो लोग काम करना चाहते हैं, या तो वो ऐसे क्षेत्र में काम करेंगे जहाँ पे उनकी तनख्वाह फिक्स है, जहाँ पे उनको सैलरी, मतलब कि जब वो रिटायर्ड होंगे तब उनको उनके बुढ़ापे के लिए पैसे फिक्स है कि आपको इतने दिए जाएंगे ताकि आप अपना अंतिम जो समय है उसको अच्छे से निकाल सको। या फिर कुछ पैसे उनके इंश्योरेंस में डाले जाएंगे ताकि अगर कुछ घटना हो जाए तो उनको वो प्रॉफिट मिले। तो ऐसे काफ़ी सारी चीज़ें सोच समझ के काम किए जाते हैं। अब कुछ क्षेत्र ऐसे भी है जहाँ पे जिस जगह वो काम कर रहे हैं उनके पास ही पैसे नहीं है, तो वो उनके लिए क्या देंगे? वो असंगठित क्षेत्र हो जाते हैं। तो एक होता है संगठित क्षेत्र, जिसके अंदर सारी सुविधाएं मिलती है, संगठित क्षेत्र। इस सारणी को अच्छे से समझना, अगर ये समझ गए तो आप अर्थव्यवस्था का जो मूल आधार है उसको समझ जाओगे। और एक होता है असंगठित क्षेत्र। ये दोनों क्षेत्र हैं, लेकिन इनमें काफी कुछ छिपा हुआ है। हम पहले बात करते हैं संगठित क्षेत्र की। इसके अंदर हम एक शामिल करते हैं सरकारी योजना। एक चीज और इसके अंदर शामिल करते हैं, वो है सामाजिक सुरक्षा। एक और हम इसके अंदर शामिल करेंगे, वो है निश्चित घंटे। और शामिल करेंगे हम, वो है ट्रेड यूनियन अधिकारी। ये जो सरकारी योजना है, आप इस इसको सरकारी पंजीकरण भी कह सकते हैं। समझो बात को, ये तो आपको पता है, ये जो चीजें हमने लिखी है संगठित क्षेत्र के अंदर, तो आपको पता है कि उनको पीएफ मिलता है, उनको सैलरी मिलती है, उनको बीमा होता है, इंश्योरेंस होता है उनका, उनकी देखभाल की जाती है, उनको ध्यान रखा जाता है, उनके जो गरिमा है उनकी उनका उसको देखा जाता है कि कहीं इसको आघात तो नहीं पहुंच रहा है। ये सारी चीजें देखने के बाद उसको काम पे रखा जाता है। काम पे भी उसकी पूरी इज्जत की जाती है, इज्जत के पैसे दिए जाते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं हमारे सामने। लेकिन अब जो हम आपको यहाँ पे लिखने जा रहे हैं,
वो आपको क्लियर कर देगा कि ये चीजें इस तरह होती है। इनको देखना आप। ये जो पंजीकरण है, यहाँ पे मनमानी नियम और पालन, ठीक है। मनमानी नियम और पालन, इन चीजों का ध्यान रखा जाता है कि मनमानी नहीं की जाएगी। ये लिखा लिया जाता है, पंजीकरण लिखा है हमने, ये लिखवा लिया जाता है कि मनमानी नहीं होगी, नियमों के अधीन काम होगा और नियमों का पालन करना पड़ेगा। मतलब ये कंपनी के लिए भी है और उस व्यक्ति के लिए भी है, दोनों चीजें हैं। उसके बाद हमारा है, देखो, ट्रेड यूनियन अधिकारी है, ठीक है। इसका है कि अब आपके लिए स्पेशल फोर्स दी जाती है, पुलिस, जो आप पुलिस देखते हो ना, वो क्या कर सकते हो, आप मांग रख सकते हो। और मांग रख सकते हो तो इसका मतलब कि आज आवाज उठा सकते हो। संविधान क्या कहता है, किसी की आवाज दबाई नहीं जाएगी। इसलिए आपको एक ट्रेड यूनियन अधिकारी दिया जा रहा है। ये क्या करेगा, अगर आपकी मनमानी नियम और पालन का ध्यान नहीं रखा जा रहा है तो ये अधिकारी के सामने आप आवाज उठा सकते हो और फिर ये अधिकारी एक्शन लेगा उस कंपनी के खिलाफ, ठीक है। तो आपको एक ट्रेड यूनियन अधिकारी पे दिया जाता है। उसके बाद है कि जो निश्चित घंटे की हमने बात की, इसके अंदर आपके जीवन का संतुलन सही से चलेगा और इसके कारण आपका स्वास्थ्य जो है वो अच्छा रहेगा। मतलब आप दिन में 6 घंटे काम करके अच्छे पैसे कमा पा रहे हो, तो फिर आपके स्वास्थ्य का ध्यान रखने के लिए भी आपके पास पर्याप्त समय है, ठीक है। इसलिए निश्चित घंटे आपके, हर एक चीज को ध्यान में रखकर ये नियम बनाए जाते हैं। ऐसे नहीं है कि ये ऐसे नियम बना दिए गए बस, नहीं, हर एक चीज को इस योजना में बिठा देना ये नहीं है। इसकी जगह ये पंजीकरण है। सामाजिक सुरक्षा की अगर हम बात करें, ठीक है, तो अब सामाजिक सुरक्षा में आपको क्या ध्यान रखा जाता है, आपका देखना। ये देखो, बुढ़ापे में आपकी सामाजिक सुरक्षा, आपके मतलब बुढ़ापे में भी आपको इज्जत से जीवन जी सको, इसके लिए आपको पेंशन दी जाती है, सेवानिवृत्ति। आपातकाल लग गया तो आपको, घर पे बैठे हो, ठीक है, तो आप अगर सरकारी कर्मचारी हो तो आपको अलग से कुछ ना कुछ दिया जाएगा। तो ये सारी चीजों का ध्यान रखा जाता है किसके अंदर, संगठित क्षेत्रों के अंदर इतनी सारी चीजें आपको मिल रही है। एक बार इसको उतार लीजिए, उसके बाद असंगठित क्षेत्र की बात करते हैं। सामाजिक सुरक्षा, आपने कहीं काम करने गए तो आपको ये सुविधाएं दी जाएगी, उसके बाद ही आप करोगे। लेकिन वो कौन सा क्षेत्र होना चाहिए, वो संगठित क्षेत्र होना चाहिए, बड़ी कंपनी होनी चाहिए, ऐसी कंपनी जो लाभ में चल रही हो, ऐसी कंपनी जो सरकारी पंजीकरण कराने के लिए तैयार हो। आगे फिर बात करते हैं। इसको लिखने के, इसमें एक पॉइंट और है नीचे, मतलब ये नहीं है, और इसके बाद इसका पूरा सार लिखा हुआ है। इसमें है सेवा, ठीक है, उच्च वेतन मिलेगा आपको, उच्च वेतन आपको मिलेगा। उसके बाद आपको इसमें जो बेहतर वेतन मिल रहा है, ठीक है। तो अगर बेहतर वेतन आपको दिया जा रहा है तो जो कंपनी है उसका उत्पादन भी काफी अच्छा है। तो मतलब उच्च उत्पादन, जिसकी हमने पहले बात कर ली। और एक है कि सम्मानित कार्य संस्कृति, इसके अंदर ये भी लिख देना, सम्मानित कार्य संस्कृति, लिख देना उच्च उत्पादकता। तो ये क्षेत्र है संगठित क्षेत्र, जिसकी ये शर्तें हैं और इस तरह का आपको जीवन मिलता है कि बुढ़ापे, आपातकाल, चाहे सेवानिवृत्ति हो, चाहे आपका स्वास्थ्य हो, चाहे आपकी आवाज हो, चाहे आपके नियम हो, चाहे, हाँ, आपके नियमों का मतलब पालन करना हो, ठीक है। ये सारी चीजें हैं, नियम, आवाज, स्वास्थ्य, सेवानिवृत्ति, आपके बुढ़ापे के समय, इन सारी चीजों का ध्यान रखकर आपके लिए चार्ट तैयार किया जाता है कि बाद में क्या होगा।
ये किस कब होता है? जब ये पंजीकरण हो रहा हो, ठीक है। सरकारी पंजीकरण कब होगा? जब ये उच्च उत्पादकता हो रही हो। अब ये चीजें नहीं होगी, उच्च वेतन नहीं मिलेगा, तब क्या होगा? तब ये क्षेत्र आएगा, और इस क्षेत्र की हम बात करते हैं। ये आपने लिख लिया होगा, हम मिटाते हैं। हम बिना देखे देख भी लिखा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन कोई पॉइंट छूट जाए तो आपको नुकसान है, इसलिए ठीक है। असंगठित क्षेत्र में जब बात आती है हमारी, तब देखो, ये एक ऐसा क्षेत्र है जो एक समुद्र है ये हमारे लिए। यहाँ पे 90% आपको मिलेंगे लोग, 90%। 90% ऐसे लोग मिलेंगे जिनका मतलब ही नहीं है, मतलब कि ना तो उनकी सैलरी फिक्स है, ना ये उच्च वेतन उनको मिल पाता है जो हमने लिखा, ना उनको बेहतर जीवन मिल पाता है, ना बेहतर स्वास्थ्य मिल पाता है। वो उनके ऊपर है कि अपना स्वास्थ्य का ख्याल वो कैसे रखते हैं। काम करने के घंटे फिक्स नहीं है उनके, अगर हैं तो भी उनसे एक्स्ट्रा काम करवा लिया जाता है। ये सारी चीजें हैं, तो उनको अच्छे से डिटेल में हम लिखते हैं इनको। पहला पॉइंट है संघर्ष और असुरक्षा की चुनौती, लिख सकते हो आप इसमें, संघर्ष और असुरक्षा की चुनौती। चुनौती, ठीक है। संघर्ष और असुरक्षा की चुनौती, अब देखना यहाँ पे 90% लिख देना इसमें। 90% खेतीहर मजदूर, खेतीहर मजदूर, और कौन हो सकता है आप सोचो। सड़क पे रहने वाले लोग हो सकते हैं, सड़क पे, ठीक है। सड़क का मतलब समझ आना है, सड़क पे जो लारियां लगाते हैं वो लोग हो सकते हैं, ठीक। सड़क विक्रेता बोलते थे उन। इसके अलावा कारीगर जोड़ सकते हो आप। कारीगर में भी प्रोफेशनल होते हैं, उनके तो फिक्स होता है। कारीगर मतलब कि जो छोटे छोटे काम करते हैं ना कारीगर, वो, ठीक है। या छोटे ठेकेदार हो गए वो, अगर उनको काम नहीं मिला तो फिर कहाँ जाएंगे? छोटे ठेकेदार के साथ काम करने वाले वो लोग। तो ऐसे जितने भी लोग हैं, आप खुद के मन से उनको लिख सकते हो कि हाँ, ऐसे सोचना है इन चीजों को, कि कोई व्यक्ति है जो चाहता है कि मैं कोई काम करूं, अब वो ऐसा काम जो उसमें मुझे पैसे मिले। मान लो कि अब मकान बनाना है, मकान बनाने के लिए उसने कहा कि इस मकान को पूरा मैं बना दूंगा, इतने रुपए लेंगे, इतने लगेंगे, ठीक है। उसने कुछ लोगों को काम पे भी रखा। अब लास्ट में क्या हो गया? या तो ज्यादा खर्चा आ गया, या ज्यादा पैसे लग गए, फिर क्या होगा? तो ये असंगठित क्षेत्र वाले हिस्से आते हैं ये। उसने तो पैसे ही पैसे की डील, जो पैसे की डील वो तो पहले कर ली ना, तो उसको तो घाटा ही हुआ ना। तो ये असंगठित क्षेत्र में आते हैं। यहाँ पे कंपनियां, फिर वो उठा नहीं पाता है खर्चा, और ऐसे कई सारे लोग बर्बाद हो जाते हैं। अब आगे समझते हैं इनको। अब हमारे सारणी जो है, यहाँ पे आपको जो आय है वो मतलब कि अनियमित मिलेगी, ठीक है। आय फिक्स नहीं मिलेगी। दूसरा है इसमें उत्पादकता में कमी आपको मिलेगी। तीसरा है इसमें सरकारी निगरानी का अभाव होगा। सरकारी निगरानी का अभाव होगा, मतलब पुलिस टाइम पे नहीं पहुंचेगी, बात यही है। उसके बाद है कि सामाजिक सुरक्षा। दिख नहीं रहा हो तो भी हम बोल रहे हैं, वो वैसे लिख लेना। देखना, आय की असमानता होगी तो क्या बढ़ेगी? लोगों का ऋण बढ़ेगा, ठीक है। लिख देते हैं इधर, ऋण बढ़ेगा, ठीक है। एक तो ऋण हो गया, प्लस गरीबी बढ़ेगी। चांस है ना कि ऋण बढ़ सकता है। अब आय नहीं मिल रही, पैसे नहीं मिल रहे, तो कर्ज लेना ही पड़ेगा। कर्ज लिया तो ऋण बढ़ गया। गरीब है इसलिए कर्ज लेना पड़ रहा है, तो गरीबी, ठीक है। उसके बाद एक चीज और है कि बचत करनी पड़ेगी आपको इस चीज को लेकर। इसमें बचत का काफी ध्यान रखना पड़ेगा। उस क्षेत्र में आप बचत नहीं करोगे तो भी आपकी सैलरी फिक्स है, लेकिन इस क्षेत्र में अगर आप बचत नहीं करोगे तो आपको पता नहीं है कि अगले महीने क्या होगा, इसलिए इसमें बचत की जरूरत होती है। शिक्षा में निवेश, ठीक है।
यहाँ पे ये काफी जरूरी है, शिक्षा में निवेश। ये क्यों जरूरी है? देखो शिक्षा, अब जो असंगठित क्षेत्र है वो लोग चाहते हैं कि हमारे बच्चे पढ़ लिख कर आगे जाएं, पढ़ें, और ये जो हम जिंदगी जी रहे हैं ये जिंदगी ना जिए, इसलिए वो इनमें काफी ज्यादा खर्च होता है। अब जो उच्च उत्पादकता वाले लोग हैं उनको पता नहीं चलता है शिक्षा में कितना ज्यादा खर्च हो रहा है, क्या खर्च हो रहा है। यहाँ पे एक कॉपी लाने के लिए 50-60 रुपए जब लगते हैं, वो पैसे भी लोगों के पास नहीं मिलते हैं। तो वो पुरानी कॉपियां होती है, उन पे लिखते रहते हैं, उन पे लिखते रहते हैं, ठीक है। तो ऐसी स्थिति मिलती है। तो अगर आय की अनियमितता मिलेगी हमको, तो हमको ये तीनों चीजें मिलेगी। ये चीजें अब आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी। होता है क्या है कि कोचिंगों में सीधा ये लिखवाते हैं और फिर एक्सप्लेन कर देते हैं और छोड़ दे रहे टॉपिक को, लेकिन नहीं, हर एक चीज के पीछे कारण होते हैं, उन कारणों को जानना ही असली पढ़ाई होती है। आगे हम बात करते हैं, उत्पादकता में कमी जब आएगी, उत्पादकता में कमी आएगी तो देखो, कम कौशल, उत्पादकता में कमी क्यों आ रही है? आपकी एबिलिटी कम है, ठीक है। पुरानी तकनीक, पुरानी तकनीक मतलब आपके पास पैसे नहीं है, आपकी उत्पादकता नहीं हो रही, आपके पास पैसे नहीं है, आय की असमानता है, आप पुरानी तकनीकों को यूज करते रहोगे और ये चलता रहेगा। आप डर रहे होंगे कि मुझे निवेश नहीं करना चाहिए, बचत करनी है, अगर कुछ उल्टा हो गया तो। वही धंधा खोलना चाहते हो, आपके पास फिक्स नहीं है कि आप कितने पैसे, आप ऋण लेने से डरोगे कि ज्यादा ले लिया ऋण और फिर अगर बर्बाद हो गया, नहीं चला तो फिर, तो ऐसी डर रहता है। डर के कारण क्या होता है कि आप पुरानी तकनीकी जो चल रही है तो खेती करते रहो, खेती कर रहे हैं, ठीक है। या फिर कोई आप काम कर रहे हो तो वो छोटा काम ही कर रहे हैं। जैसे कि भी काफी सारे लोग होते हैं जो सोशल मीडिया से एकदम ऊपर उठ जाते हैं, लेकिन काफी सारे लोग ऐसे होते हैं जो सोशल मीडिया पे नहीं आते हैं। वो निरंतर जैसे कपड़ों की दुकान चला रहे हैं, कपड़ों की दुकान चलाए जा रहे हैं, फिर धीरे धीरे उनको प्रॉफिट होता है तो उसमें वो खुश रहते हैं लोग, ठीक है। तो पुरानी तकनीकें वही भी होती है, हर एक क्षेत्र में तकनीकें होती है। उसके बाद है पूंजी की कमी, जिसकी बात हमने कर ली कि पैसे नहीं है तो वो नई चीज तकनीक कहाँ से लाएगा? पूंजी की कमी। ये एक क्षेत्र, एक लाइन के इतने कारण हो सकते हैं जिनकी हम बात करें। नेक्स्ट है कि जो टैक्स का योगदान है, मतलब सरकारी निगरानी का अभाव है, उसमें देखो टैक्स का योगदान नहीं। इस लाइन को अच्छे से समझना, प्राथमिक क्षेत्र के अंदर 16.3% का योगदान जीडीपी में देते हैं, मतलब कि 100 रुपए में से हम सिर्फ 16 रुपए देते हैं देश को अपने। हमारा देश ये 16 रुपए कमा रहा है, हम सिर्फ 16 रुपए उसको देते हैं, ठीक है। अब 16 रुपए के अंदर हम सबसे कम टैक्स देने वाले हैं, मतलब कि असंगठित क्षेत्र पूरा का पूरा प्राथमिक क्षेत्र में भरा हुआ है। कुछ लोग हैं जो द्वितीय क्षेत्र या तृतीय क्षेत्र में आते हैं। अब पूरा पूरा असंगठित क्षेत्र में आ रहा है प्राथमिक क्षेत्र, उस प्राथमिक क्षेत्र में सिर्फ 100 में से 16 रुपए हम दे रहे हैं, तो कितने? आधा रुपया टैक्स कम देते होंगे ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। सरकार वहीं से ज्यादा टैक्स कलेक्ट करने की कोशिश करती है, इसीलिए पेट्रोल के भाव बढ़ाना, कीमतें बढ़ाना, ऑनलाइन गाड़ियों के चालान बढ़ाना, ये सारी चीजें क्या हो रही है? इसी प्राथमिक क्षेत्र से ज्यादा टैक्स प्राप्त करने की कोशिशें की जा रही है। इसलिए बाकी जो कर्जा वहां पे वो तो बड़ी कंपनियों को कर दिया जाता है। अगर बड़ी कंपनी कोई लोन लेती है बैंक से, बैंक माफ कर देता है, उनको ब्लैक लिस्ट कर दिया जाता है। लेकिन यह क्षेत्र, ये लोग जब वो चीजें करने लगते हैं या कर्जा चुकाने की उनके पास कुछ नहीं होता, तो जमीनें बेचनी पड़ती है इनको, इनके कब्जा कर लिया जाता है इनकी जमीनों पे। ये सारी चीजें यहाँ से क्यों हो रही? सरकार चाहती है कि ये क्षेत्र योगदान नहीं दे रहा है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा टैक्स दे, क्योंकि यहाँ पे जो आबादी है, आधे देश से ज्यादा आबादी यहाँ पे इस क्षेत्र के अंदर आ रही है, इसलिए हो रहा है। तो टैक्स में योगदान नहीं दे रहे हैं ये लोग, कहाँ से देंगे? 16 रुपए तो कमा रहे हैं ये लोग, 16 रुपए की तो आय हो रही, आधे देश की 16 रुपए से कम आय हो रही है, आप खुद सोचिए वो कहाँ से देंगे मतलब। उसके बाद है आगे कि औपचारिक अर्थव्यवस्था, कहने की अर्थव्यवस्था है, बस उन्होंने कह दिया बस, ये औपचारिक अर्थव्यवस्था। औपचारिक अर्थव्यवस्था मतलब कि सिर्फ कह दिया हाँ ये हमारे देश की ये क्षेत्र है जो अर्थव्यवस्था में शामिल है, बल्कि ऐसा लग रहा है कि ये क्षेत्र अर्थव्यवस्था में शामिल नहीं है, ये देश के ऊपर एक बोझ बना हुआ है, इस तरह की स्थिति बनती है, ठीक है। इसलिए औपचारिक अर्थव्यवस्था माना जाता है। असंगठित क्षेत्र, 70 करोड़ 80 करोड़ लोग ऐसे हैं हमारे देश में जिनके पास फिक्स नहीं है कि रोजगार है या नहीं है। खेत हैं दूसरों के, फिक्स नहीं है, मौसम की मार, फसल बर्बाद,
क्या करेगा किसान, ठीक है। फिर बीमा करवाए जाएंगे फसलों के, वो करवाए जाएंगे। और आपको पता है कि इनके बाद हालत क्या होती है, किस्तों की हालत क्या होती है, उनमें कितना कर्जा बढ़ने लग जाता है। ये सारी चीजें हैं और ये सारी परेशानियां इन्हीं क्षेत्रों में आती है। उसके बाद हम बात करते हैं, हमारा लास्ट है सामाजिक सुरक्षा। सबसे मेन पॉइंट है ये, इसको देखो। बीमार हुए आप, ठीक है, आप बीमार हुए, असंगठित क्षेत्र में आ रहे हो, आपके पास ये सारी चीजें हैं, कमी हो रही है इन चीजों की, ये नुकसान है आपके। देखो, पूरा परिवार, यहाँ पे अपनी मर्जी से लिखना कि पूरा परिवार है खतरे में, ठीक है। अब सोचो, सामाजिक सुरक्षा में कोई लेना देना नहीं है सामाजिक सुरक्षा का, ठीक। सरकार की सिर्फ योजनाएं हैं, अगर आ गई तो ठीक, 25 लाख का बीमा है, चल गया तो ठीक है, ये है। अब बीमार हो गए पूरा परिवार, जितनी बचत पूरे परिवार ने की वो इस बीमारी में लग जाएगी, मतलब पूरे परिवार पर खतरा आ गया कि एक व्यक्ति के बीमार होने से। ये होता है संगठित और संगठित क्षेत्र, और ये होते हैं हमारे खतरे। अब आपको क्लियरली इस चीजें समझ में आई या नहीं आई, यहाँ पे कमेंट करके हमको बताना। अब सोचो, यहाँ पे 2 मिनट की क्लास और है, उसको देखो। प्राथमिक क्षेत्र का हिस्सा है असंगठित क्षेत्र, ठीक है। एक होता है द्वितीय क्षेत्र और एक होता है तृतीय क्षेत्र। तीनों क्षेत्र हैं। सिर्फ 16 रुपए की आय दे रहा है ये क्षेत्र, 16 रुपए दे रहा है, 100 में से 16 रुपए ये क्षेत्र कमा रहा है। मतलब 70-80 करोड़ लोग सिर्फ कितने एवरेज है कि 16 रुपए वो कमा रहे हैं, 16%, मतलब 46% लोग, 46% योगदान दे रहे हैं। आप समझ गए अच्छे से। तो अब देखो आप, इतनी कम आय हो रही है यहाँ से, तो इन लोगों को रोजगार का या तो नहीं मिलेगा, मिलेगा तो काफी कम पैसे में मिलेगा, इनका शोषण होगा, ज्यादा काम करवा लिया जाएगा। ये सारी चीजें इनको मिलेंगी, अगर ये काम नहीं करेंगे तो खाएंगे क्या, कमाएंगे क्या, ठीक है। तो ये सारी चीजें, तो पूरा प्राथमिक क्षेत्र असंगठित क्षेत्र में शामिल है। लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसे हैं जिनके पास ज्यादा जमीन है। प्राथमिक क्षेत्र में तो कृषि आ रही है, अब कृषि करने वाला अमीर भी तो हो सकता है। तो कुछ ऐसे लोग हैं जो अमीर हैं, जिनके पास ज्यादा पैसे हैं, ज्यादा जमीन है, तो उन लोगों को छोड़ के वो संगठित क्षेत्रों में अपने आप ही शामिल हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि वो संगठित हैं, उनके पास सारी चीजें उपलब्ध है। उन लोगों को ही असंगठित क्षेत्रों में शामिल करेंगे जिनके सामने ये सारी समस्याएं आ रही हो। अब हम बात करते हैं द्वितीय क्षेत्र की। तो द्वितीय क्षेत्र के अंदर हमको 12.1 करोड़ रोजगार मिलते हैं, 30% की जीडीपी में हिस्सा है, तो अच्छा है। लेकिन ये भी द्वितीय जो क्षेत्र है, यहाँ पे भी ऐसी छोटी मोटी कंपनियां होती, छोटे मोटे व्यापार होते हैं, वहाँ पे कोई पंजीकरण नहीं होता है, काम पे रख लिया जाता है, कुछ दिनों में धक्के मार के निकाल दिया जाता है, ऐसी स्थिति भी बनती है। तो इसमें भी हमको असंगठित क्षेत्र मिलेगा। और तृतीय क्षेत्र, इसके अंदर भी आपने हॉस्पिटल में देखा होगा, कुछ समय के लिए किसी को काम पे रख लिया जाता है और फिर निकाल दिया जाता है पैसे देके। तो उनके लिए भी कोई वेतन फिक्स नहीं है, ये नहीं है। तो हर एक क्षेत्र के अंदर असंगठित क्षेत्र भी मिलेगा और संगठित क्षेत्र भी मिलेगा। संगठित क्षेत्र उसी को माना जाएगा जहाँ पे हमने जो शर्तें लिखी वो सारी शर्तें मिल रही है, और उनका जो ख्याल रखना है, जो भी हमने मुद्दे उठाए उनका ख्याल रखा जा रहा है या नहीं रखा जा रहा है। असंगठित क्षेत्र के अंदर आपके सामने है, बचत करनी पड़ेगी, ऋण का ध्यान रखना पड़ेगा, गरीबी में जीवन जिया जाएगा, ये सारी चीजें हैं उनके पास। उन्हीं लोगों को असंगठित क्षेत्रों में शामिल किया जाएगा। इनका पता कैसे लगाएंगे, तो जीडीपी, जीवीए ये हमारे पास है, जहाँ से हमको देखा जाता है कि एक आलू जब खेत से निकाला गया तो 1 किलो आलू का भाव क्या था, उसको जब आगे प्रोसेसिंग में भेजा गया तब उसके कितने पैसे बने, और जब उसको अंतिम वस्तु के रूप में बना दिया गया तब कितने पैसे लगे, उस पर जीएसटी लगा दिया जाता है। तो आलू की कीमत 10 रुपये किलो मिला, जब चिप्स मिले तो हमको पता चला कि 50 रुपये में चिप्स मिल रहे हैं, तो 40 रुपये कैसे बढ़ गए। तो जीवीए निकाला जाता है, उसमें देखा जाता है कि सिर्फ मात्र 10 रुपये का योगदान दिया था। अब कितने हो गए, 50 रुपये में आलू बिके, आलू की चिप्स बिकी और 10 रुपये उस क्षेत्र के मिले, ठीक है। कृषि क्षेत्र में जहाँ से आलू निकला, टोटल कितने हो गए, 60 रुपये हो गए। टोटल 60 रुपये की इनकम में आप देखिए कृषि क्षेत्र ने कितना योगदान दिया, सिर्फ 10 रुपये का। अब आप खुद अंदाजा लगाइए यहाँ पे कि सरकार किसके पास जाएगी, उस कंपनी के पास जाएगी जहां से उसको 50 रुपये का टैक्स कलेक्ट मिलेगा, 50 रुपये का टैक्स मिलेगा, 28% आप जीएसटी जोड़, 18% आप जीएसटी जोड़िए वहां पे, तो
₹9 आपको टैक्स के माध्यम से मिल गए, और आलू जब बिका तो वहाँ पे क्या क्या मिलेगा? टैक्स कृषि पे लगता ही नहीं है। इसलिए सरकार कृषि पे ध्यान नहीं देती है, बल्कि किस पे ध्यान देती है? द्वितीय क्षेत्र पे ध्यान देती है। लेकिन हमारे देश में तो उल्टा ही हो रहा है। हमारे देश में तृतीयक देश क्षेत्र 55% पे चला गया, द्वितीयक 30 पे ही रह गया। ठीक है? आज की क्लास कैसी लगी कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका।